प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी अध्यापक विष्णु गोपाल, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 3 कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा पाठ को समझाने जा रहे हैं। बस की यात्रा नामक पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। पाठ को पढ़ने और समझने से पूर्व हम लेखक के विषय में कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान पर हुआ था। 22 अगस्त 1924 को। परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ माने जाते हैं। विकलांग, श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है आदि परसाई जी की प्रमुख रचनाएं हैं। वे हिंदी साहित्य जगत के एक साहित्य आकाश के अनोखे देदीप्यमान नक्षत्रों में माने जाते थे। बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है, संक्षेप में इसको भी समझ लेते हैं। बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक द्वारा मित्रों के साथ की गई बस यात्रा का वर्णन है। बस की यात्रा रचना यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग करती है। लेखक को समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर वह यात्रा आरंभ कर देता है, पर जीर्ण शीर्ण बस ज्यों-ज्यों घटती गति के कारण आगे बढ़ती है, लेखक के गंतव्य पर पहुंचने की आशाक्षीण स्थिति होती जाती है। अर्थात लेखक को लगता है कि बस की स्थिति को देखते हुए वो अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पाएगा। संक्षेप में लेखक ने अपने 5 मित्रों के साथ शाम को 4 बजे के समय गंतव्य तक पहुंचने का विचार किया और उसने सोचा कि जब हम वहां समय से पहुंच जाएंगे तो जबलपुर जाने वाली ट्रेन हमें मिल जाएगी। लेखक को विशेष तौर से उनके साथ में एक और भी मित्र थे, जिन 2 लोगों को समय से प्रातःकाल हाजिर होना था, उपस्थित होना था, अपने काम पर जाना था। इसलिए उन्होंने इस रास्ते को अपनाया और जब वो जाने लगे तो कुछ लोगों ने उनको ये सलाह दी कि जो समझदार लोग होते हैं वो शाम को बस से सफ़र नहीं करते। लेखक को थोड़ा असमंजस हुआ और उसने ये पूछा कि क्या डाकू मिल जाते हैं रास्ते में? तो बोला नहीं, डाकू नहीं मिलते हैं, बस ही डाकिन है। परंतु लेखक को इस बात पर ज़्यादा असर नहीं हुआ और वह अपने गंतव्य की ओर चल दिए। बस को जब उन्होंने देखा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बस की अवस्था बहुत ख़राब थी, स्थिति बहुत ख़राब थी। टूटी फूटी पुरानी सी जीर्ण शीर्ण अवस्था में बस को जब देखा तो लेखक को लगा किसी बूढ़ी स्त्री के समान, बहुत वृद्धा जैसे होती है, जो बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी स्थिति जर्जर हो जाती है। ऐसी अवस्था में बस को देख करके उसके मन में दया और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। सोचने लगा कि अगर हम इस पर सवारी करेंगे, सफ़र करेंगे तो इसको बड़ा कष्ट होगा। ऐसे जैसे बुज़ुर्गों की घर में पूजा की जाती है, ये तो बस
अब आराम करने योग्य ही रह गई है। इस बस की तो हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी थे जो उसी बस से यात्रा कर रहे थे। उनसे अचानक लेखक ने पूछा, बस चलती भी है? तो बोले, हाँ जल चलती है, क्यों नहीं चलती है? बोले, यही तो हम भी देखना चाहते हैं। तो चलती है, अभी चलेगी, आप देखना। तो जब बस बैठ गए, अंदर जा कर के देखा तो बस की खिड़की के सब शीशे टूटे हुए थे, कहीं कहीं पर कांच थे। लेखक कि जब उसमें जा कर के बैठे तो उन्हें उनसे बचना था और उनको लग रहा था कि ये बस हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी अथवा नहीं। खैर, ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, इंजन स्टार्ट हुआ। इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई कि लेखक को लगा कि पूरी बस ही इंजन है। जब बस ने चलना प्रारंभ किया, जो लोग छोड़ने आए थे उन्होंने भी बड़ी दया भरी दृष्टि से उनको देखा। परंतु बस जब चल दी तो उनको लग रहा था जैसे पूरी बस ही इंजन है, कि हाँ वो इंजन के ऊपर बैठे हैं। बस चली, थोड़ी दूर चल करके बंद हो गई और उसमें पता लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने उतर के एक पाइप लगा करके बाल्टी में पूरा तेल निकाल लिया और फिर पाइप से पुनः ठीक करके उसको रखा और कुछ थोड़ी दूर बस आगे चली तो उसका टायर पंचर हो गया। पुलिया पर से बस चल रही थी। लेखक को लगा यदि ये टायर बस्ट हो जाता, फट जाता तो पूरी बस नीचे जा गिरती। लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बस समय से उन्हें पहुंचा ही देगी। बच्चों, बड़ी जो यातायात के साधनों में बस जो जीर्ण अवस्था में होती है, आपने देखा होगा कुछ बसें इतनी बुरी हालत में होती हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यातायात की व्यवस्थाओं पर व्यंग करने का प्रयास किया है कि टायर भी उसके घिसे पिटे थे। मालिक की भी हिम्मत और ये साहस की बात थी कि वह भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। ना उन्हें अपनी जान की चिंता थी, ना और लोगों की जान की परवाह थी। फिर भी वह उस बस से ये सोचकर कर रहे थे यात्रा। विश्वास खो दिया था कि बस में आराम से, अब सोचने से, दुखी होने से क्या होगा, समय से नहीं पहुंचेंगे ना सही, अगर पहुंच जाएंगे तो भी ठीक, नहीं पहुंचेंगे तब भी ठीक। ये सोच करके उन्होंने आपस में हंसी मजाक करना प्रारंभ कर दिया। संक्षेप में हमने आपको ये सारांश सुनाने का प्रयास किया। आइए अब आप पाठ की ओर चलते हैं। पाठ को पढ़ कर के विस्तार से देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार से बस के ऊपर और यातायात के ऊपर व्यंग करने का प्रयास किया है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक कहते कि बस को देख करके उनके मन में बस के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गई।
खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध जैसे कोई बूढ़ी स्त्री होती है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम भी देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। डॉक्टर मित्र ने ये व्यंग किया कि ये पुरानी विश्वसनीय बस है, पुराने लोगों पर, पुरानी वाहनों पर विश्वास किया जा सकता है, नई नवेली बसों से ज़्यादा, क्योंकि जो नई बसें होती हैं, नए वाहन होते हैं, वो कहीं भी धोखा दे सकते हैं, परंतु पुरानी बस अनुभव के आधार पर चलती रहती है, इसीलिए उनको चलाया जाता है, वो धोखा नहीं देती हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य था कि उनको भी ये भय था विदा करने वालों को, बस की स्थिति को देख करके कि पता नहीं ये अपने स्थान पर पहुँचें अथवा नहीं पहुँचें, तो हो सकता है कि इस बस में ही इनकी का अंतिम जीवन हो, यहीं इनकी मृत्यु हो जाए। और वो इस तरह के बात बोल रहे थे कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर, राजा और रंक सभी को एक दिन दुनिया से जाना होता है, इनका भी समय आ गया होगा। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त तो चाहिए, अर्थात मृत्यु का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अर्थात लेखक इस अनुच्छेद के माध्यम से कहना चाहता है कि इंजन की आवाज़ भी इतनी तेज़ थी कि उनको लग रहा था कि इंजन हमारी सीट के नीचे है। बहुत तेज़ आवाज़ इंजन की हो रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी ने आंदोलन किया था असहयोग। असहयोग सहयोग का विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है। सहयोग करना और असहयोग करना, यानी हर बस का हिस्सा, हर चीज़ एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। और सविनय अवज्ञा का मतलब, अवज्ञा माने आज्ञा की अवज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा ना मानना, वो भी विनय के साथ। विनय माने सविनय, विनय के साथ। सब एक दूसरे से इस तरह से बगावत कर रहे थे, असहयोग कर रहे थे, अवज्ञा कर रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे, मगर ज़बरदस्ती है ना उस बस को चलाया जा रहा था। आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। किस प्रकार से? सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं
यह सीट हम पर बैठी है। लेखक कहना चाहता है कि बस की इतनी हालत ख़राब थी, जब बस ने स्पीड पकड़ी, गति पकड़ी, थोड़ी दूर चलने के बाद तो कभी सीट ऊपर हो जाती थी, कभी नीचे धंस जाती थी, कभी उसके कोई बोल्ट वगैरह निकल जाते थे। लगता था कि सीट को पकड़ करके सीट ही ना उखड़ जाए। तो बड़ी ख़राब स्थिति में लेखक चल रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक ने कल्पना की इस पंक्ति के माध्यम से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी गोद में लेकर के पिलाती है। इस प्रकार से वो उसको इंजन को गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, किसी भी समय बस गिर सकती है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। यानी जो बस के जो हिस्सेदार थे वो अपनी बस की प्रशंसा करने से नहीं चूक रहे थे। बस पर उन्हें बड़ा विश्वास था। भरोसे के साथ ये कह रहे थे कि बस तो बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास है, ये एक इत्तेफाक है जो आज ऐसा हो रहा है। कभी तेल निकल जाता है, तो कभी बस की हेडलाइट ख़राब हो जाती है, तो कभी टायर फंस जाता है, कभी बस ख़राब हो जाती है। जितनी विपत्तियां आज ही आ रही हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी माने समाप्त होती हुई रात्रिकाल चांद की चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, माने दया करने योग्य थी। खड़ी हुई थी पेड़ों के नीचे चांदनी में। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत का मतलब प्राणों का अंत अर्थात मृत्यु हो जाना। यानी बस अगर बिल्कुल चली ही नहीं, जवाब दे दिया, चलना ही बंद हो गया, तो लगता है इस बियाबान माने जंगल में, खंडर में, हमें इसकी अंत्येष्टि माने दाह कर्म, अंत के समय की, है ना, जब चिता बना करके किसी मृत व्यक्ति को उसमें जलाया जाता है, तो इस प्रकार से इसकी हमें अंत्येष्टि करनी होगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। आंखों की ज्योति जाने लगी का अर्थ हुआ कि उसकी आगे की जो लाइट थी, हेडलाइट थी, वो खराब होने लगी धीरे धीरे। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अर्थात जैसे कोई
बूढ़ी स्त्री कहती है, आँखों से नज़र से कमज़ोर होती है, तो साइड से चलती है और कह देती है भाई आने जाने वाले लोग आगे निकल जाएं। बस की भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति कि वो कह रही थी कि मेरी तो अब उम्र ही नहीं रही, तुम लोग आगे निकल जाओ, मैं साइड में हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात टायर की हवा निकल गई या फिर वो पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, माने आदर भाव, श्रद्धा भाव माने आदर से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। मालिक की ओर लेखक ने व्यंग किया कि टायर उनकी बस थी, उनको पता था कि बस के टायर इतने कमज़ोर हैं और उसी बस से वो भी सर्विस कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब है इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतना विश्वास और इतना प्रेम बस के साथ, ऐसी भावना उनके मन में, ये कहीं भी दुर्लभ माने मुश्किल है, दुर्लभता से प्राप्त होती है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जितनी इसमें भावना है, साहस, हिम्मत है और इसके बलिदान की भावना है, इसका उपयोग सही से, ये बहुत कुछ कर सकता है, ये बहुत साहसी व्यक्ति है, ये बहुत बलिदान कर सकता है, जो अपने जीवन को भी दांव पर लगाए हुए है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे इसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर भी कवि इन पंक्तियों में व्यंग करता हुआ हिस्सेदार के लिए कहता है कि वह ऐसा व्यक्ति, भगवान भी जिसका स्वागत करते और ये कहते कि वो महान व्यक्ति आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अर्थात ऐसी कंजूसी, इस प्रकार का कंजूस व्यक्ति जो टायर बदलता, स्वयं भी अपने आप को भी खतरे में डाले हुए था और सारे यात्रियों को भी खतरे में डाले हुआ था। टायर नहीं बदलवा रहा था और उसी बस से यात्रा कर रहा था। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, आशा छोड़ दी थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम समय पर पहुंच सकेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अर्थात लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी यहीं समाप्त हो जाएगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए। बेताबी माने बेचैनी, तनाव टेंशन, है ना। जो मस्तिष्क में तनाव था, जो चिंता थी, जो फिक्र थी, वो सब समाप्त हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। बस में बड़ा इत्मीनान माने आराम से, सुकून के साथ बैठ गए। चिंता जाती रही, फिक्र ख़त्म हो गई, हंसी मजाक चालू हो गया और हमने हंसी मजाक करना प्रारंभ कर दिया। कभी इस अनुच्छेद के माध्यम से ये कहता है कि जब हमारे बस में कुछ भी ना हो, हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमें परिस्थितियों से समझौता ही करना पड़ता है। अर्थात यदि हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम उस मुश्किल घड़ी को हंसी मजाक में गुजार दें, तब हम उसको भूलेंगे और जो होना है वो होगा। अर्थात मुसीबत को छोड़ करके हमें हंसी मजाक या खुश रहकर भी उस घड़ी को बिता देना चाहिए। प्रिय बच्चों, आशा है कि आपने पाठ पढ़ा। कवि के द्वारा ये व्यंग रचना आपको पसंद आई होगी। आइए
इसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास हम आपको करवा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आगे। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में कारण बताएं। प्रश्न नंबर 1, मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि हम इसको 3 पॉइंट से व्यक्त कर रहे हैं। कवि के टायर, बस के टायर घिसकर बिल्कुल ही ख़राब हो रहे थे। वे कभी भी फट सकते थे। तेज़ गति से चलती बस का टायर फटने से बस पलट सकती थी। इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ उनकी जान जाने का भी खतरा था, पर वे जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे थे। जैसी उत्सर्ग की भावना उनके अंदर है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ थी। उनके साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, अर्थात उनमें साहस कूट कूट कर भरा था। प्रश्न संख्या 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। बस कब कहाँ ख़राब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक पहुंचा ही देगी, ये कहना भी मुश्किल था। प्रश्न संख्या 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बस की खिड़कियों में लगे हुए कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे बचना था। लेखक ने कहा, हम तुरंत खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। प्रश्न संख्या 4, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो ये बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी। उसे चलाने के लिए धक्के आदि की आवश्यकता होगी। ये महाशय कह रहे हैं कि इस तरह की बस अपने आप चलेगी। ये बात उसे चकित कर रही थी। प्रश्न संख्या 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक ने कहा है इस पंक्ति में, तो लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ सामने आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस पेड़ से टकरा जाएगी। प्रश्न संख्या 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। यह है पाठ से आगे का, आपकी पुस्तक में आ रहा होगा पाठ से आगे, उसमें सब दूसरा उसका प्रश्न है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 लिखा है। पहला नहीं करना है, पहला छोड़ करके और तीसरा छोड़ करके दूसरा प्रश्न आपको करना है। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण तथा उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में किया है। जीर्ण शीर्ण का मतलब है टूटी फूटी कमज़ोर जर्जर अवस्था की बस। लेखक व्यंग्य रूप में बताना चाहते हैं कि बस की दशा अत्यंत ख़राब है,
वह चलने की दशा में नहीं है, फिर भी कभी धीरे धीरे कभी रुक रुक कर चलती रहती है। ऐसा लगता है कि चालक अथवा ड्राइवर तथा यात्रियों के खिलाफ वह रुककर तथा खराब होकर अवज्ञा प्रकट कर रही है। इस प्रकार से बच्चों बस इतने ही प्रश्न आपको करने हैं। आगे के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जो भी दिए गए हैं, उनको आप स्वयं अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पाठ इस प्रकार से समाप्त होता है। धन्यवाद।